नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट ऑनलाइन स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के बेहतर एनालिसिस के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस धमाकेदार सेशन में आपको आज के जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड उन टॉपिक्स को समझाया जाएगा, उनका एनालिसिस किया जाएगा और साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो भी कराए जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। इसी के साथ अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका डाउट ये होगा, ये क्लासेस हैं किस किस चीज़ के लिए। तो UP SSC पेट और UP SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, लीक बाल वीडियो, इन सभी में अच्छी खासी करंट अफेयर्स आती है, जिसका एनालिसिस मैं आपको इस चैनल के माध्यम कराता रहता हूं। और SSC CHSL SSC CGL और जो रेलवे के भी एग्ज़ाम हैं, आप सभी को सिलेबस आप देखेंगे तो वहाँ पे करंट अफेयर्स का भी पोर्शन होता है। तो उसका एनालिसिस आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर प्रतिदिन हर दिन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ संडे को छोड़ के, क्योंकि संडे को द हिंदू न्यूज़पेपर भी पब्लिश नहीं होता है। सारा कंटेंट ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ द हिंदू से ही कलेक्ट करूँ, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर पे ही रहती। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या कह रहा है। तो हमारा पहला टॉपिक है कि 8 people die in stampede in हरिद्वार श्राइन। देखिए क्या हुआ, हरिद्वार में क्या हुआ, एक भगदड़ मच गई। एक पर्वतीय मंदिर है, वहाँ पे क्या हो गई, भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ट्रेजिक स्टेप क्या था कि रविवार को जब भगदड़ स्थल पर पुलिस और SDRF की टीम तो पहुंच गई, लेकिन घटना में 30 लोग घायल हो गए। घटना का मेन रीज़न था कि बिजली के तार टूटने की अफवाह फैला दी गई। बिजली के तार टूटने की अफवाह फैला दी गई, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई और लोग परेशान हो गए, जिसकी वजह से बचाव कार्य कई घंटों तक चला है और जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ठीक है, तो यह एक ट्रैजिक इंसिडेंट था। सभी लोग इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेंगे। कहाँ, हरिद्वार में स्टैम्पीड हुआ है। कब हुआ है, संडे को, मतलब कल हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और घंटों तक यह ऑपरेशन जारी रहा है, तब जाके बाकी लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इसमें SDRF और पुलिस के जवान मौजूद थे, इस घटनास्थल पर पहुंचे और जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने घटना की जांच की बात करी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या घटना हुई कहाँ है, तो जो हरिद्वार स्टैम्पीड के बारे में हमने पढ़ा, जो हरिद्वार स्टैम्पीड हुआ है उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले कितने लोगों की मौत हुई, 8 लोग, 8 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। और इसका एक ट्रैजिक इवेंट क्या है, जो बिजली के तार जो होते हैं, बिजली के तार टूटने की वजह से, मतलब टूटने की क्या हो गई, अफवाह फैला दी गई। टूटने की अफवाह की वजह से यह भगदड़ मच गई। भैया, अगर तार टूटने की भगदड़ मच जाएगी तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डर जाएगा, सहम जाएगा। कहीं ना कहीं आप भी हो उस जगह पे, तो हम हों, सभी लोग सहम जाएंगे। तो इसके लिए अब सरकार ने क्या क्या किया है ये देखते हैं। सरकार ने क्या क्या किया है ये देखते हैं। इस पूरे को इरेज कर देते हैं पहले हम। देखिए, तो जो मानसा देवी ट्रस्ट है, जो मानसा देवी ट्रस्ट है, उसने प्रत्येक मृतक को 5 लाख का
मुआवजा दिया है और 1 लाख का मुआवजा दिया है घायलों को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था नहीं, लेकिन मैंने सोचा इसे कराना भी आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमसे क्या कहता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉल्ट्स लड़की बहन एड पेमेंट फॉर 2.63 लाख पीपल। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 26.34 लाख लोगों के लिए लड़की बहन सहायता भुगतान रोक दिया है। देखिए, सबसे पहली बात रोकने का जो एक यह जो है योजना चलाई जा रही थी हमारे महाराष्ट्र में, तो रविवार को जो महाराष्ट्र सरकार ने क्या बोला कि हम 26.34 लाख लाभार्थियों को जो मासिक भुगतान दिया जा रहा है वो अस्थायी रूप से रोक रहे हैं, परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से रोक दिया जा रहा है। ठीक है, और यह भुगतान लगभग, जबकि 2.25 करोड़ पात्र जो हैं वो इसका क्या भुगतान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, यह शुरू कब की गई थी तो इसके बारे में हम देखते हैं। लड़की बहन योजना, ठीक है, यह शुरू कब की गई, इसमें अच्छा रुपए कितने मिलते थे, प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रति माह मिलते थे। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना क्या मिला, किसको कितना क्या मिला है यह देखते हैं हम। तो जो लड़की बहन योजना है यह शुरू कब हुई, तो ये प्रश्न हमारा सबसे पहले उठता है। तो यह कब हुई थी, 24 जुलाई 2024 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जिसमें 1500 रुपये महिलाओं को मिलने थे और इसकी कुल कितनी किस्तें दी जा चुकी हैं, तो 10 किस्तें दी जा चुकी हैं, 10 किस्तें दी जा चुकी हैं। ठीक है, 10 किस्तें दी जा चुकी हैं और 11वीं किस्त के बाद पैसा रोक दिया गया है। ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक देखिए हमसे क्या कहता है, अगला टॉपिक हमसे कह रहा है, तो भैया अगला टॉपिक है हमारा, थाईलैंड कंबोडिया एग्रीज फॉर द ट्रूस निगोशिएशन। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने निगोशिएशन की बात कर दी। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम वार्ता पर सहमत। देखिए, अगर ट्रंप नहीं आएंगे, यूएसए नहीं आएगा, तब तक कुछ होता है क्या, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो क्या हुआ, थाईलैंड कंबोडिया ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पे आया हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बाद घातक सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत और अपनी तत्परता का संकेत दिया है। ठीक है, और इस लड़ाई में कम से कम 33 लोग मारे जा चुके हैं और ट्रंप ने शनिवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं की बात की। ठीक है, तो भैया डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन में कूदे। अभी कल परसों जो हम पढ़ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, तभी जाकर यह सीमा विवाद रुकेगा। इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो हमारे ट्रंप जी ने ये काम कर दिया। आगे देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट काम इन्होंने करे हैं। तो इन्होंने क्या किया है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कंबोडिया जो लड़ रहा था, थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहा था, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या बोला है कि भैया युद्ध रोक दो, वॉर रोकने के लिए बोला गया है। और इन्होंने यह ट्विटर पर वो भी बोला है। और इसका जो ट्रंप ने कंबोडिया से बोला कि पीसफुली जो कुछ भी है डिसीज़न लेना है वो लीजिए, युद्ध नहीं कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और उनके साथ व्यापार समझौता नहीं करेंगे, इस प्रकार की बातें भी बोली जा रही है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभाई और दोनों देशों को चेतावनी दी गई, यदि लड़ाई जारी करेंगे तो यूएसए के साथ क्या नहीं कर मिलेगा,
यूएसए के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मतलब यूएसए सैंक्शंस लगा देगा, यूएसए सैंक्शंस लगा देगा थाईलैंड और कंबोडिया पर। तो ये था एक टॉपिक। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या कहता है। द इम्पीचमेंट केस अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मामला। ठीक है, तो भैया यशवंत वर्मा, ठीक है, ये इनकी शक्ल है, आप सभी लोग देख लीजिए। और ये आपको जो दिख रही है इस फोटो में वो क्या है, ये जले हुए नोट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, 21 जुलाई 2025 को विभिन्न दलों 152 लोकसभा सांसदों ने संविधान अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, 50 से अधिक राज्यसभा सांसदों ने भी इसी तरह नोटिस कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, यशवंत वर्मा जी, ठीक है, ये बहुत ही फेमस जज हैं। इससे पहले ये कहाँ थे, दिल्ली हाई कोर्ट में थे। ये दिल्ली हाई कोर्ट से आते हैं हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये करप्शन में फंस जाते हैं, करप्शन के केस में फंस जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदन अब संयुक्त रूप से एक 3 सदस्यीय जांच समिति के गठन करने वाले हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायविद और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत अनिवार्य है, और वैधानिक समिति साक्ष्यों की पुनः जांच करेगी और यह निर्धारित करेगी कि न्यायाधीश को हटाना उचित है कि नहीं। देखिए भैया, अब इनको हटाना तो पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जहाँ तक कि आप देखेंगे हमारे देश में जो करप्शन का लेवल बढ़ता रहता है, अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी जो खुद सज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं, गलतियों की सज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं, अगर वो लोग ही ऐसे कृत्य करेंगे तो उन लोगों को सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। तो समझते हैं कि इनका पूरा केस है क्या, यशवंत वर्मा जी का पूरा केस है क्या, ये समझते हैं। तो क्या हुआ, 14 मार्च को क्या हुआ, 14 मार्च को क्या हुआ, इनके घर लगती है, दिल्ली के घर में लगती है आग। उस आग में इनके जो घर है उसमें जो अग्निशमक कर्मचारी थे, जो भैया फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा इनके घर बेहिसाब बोरियों में क्या थी, रकम, नकद भरा हुआ था। किसमें? बोरियों में पैसे भरे हुए थे जिनमें आग लग गई। उसके बाद इसका खुलासा होता है और यशवंत वर्मा जी इस धनराशि के बारे में जानकारी देने की साफ साफ इनकार करते कि हम जानते ही नहीं हैं। उन्होंने इस प्रकार की बातें बोली। आगे चलते चलते 22 मार्च को उनको मुख्य न्यायाधीश ने औपचारिक रूप से 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया। ठीक है, जिसमें कौन कौन व्यक्ति थे, आप ये देखते हैं इनके खिलाफ जो टीम गठित हुई उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे। तो सबसे पहले हैं, मैं यहाँ पे जे लिखूँगा, मतलब जस्टिस, सबसे पहले आते हैं जस्टिस सीलू नागू। कौन आ गए? सीलू नागू आ गए, जस्टिस सीलू नागू। और उसके बाद जस्टिस JS संधावलिया, ठीक है, जस्टिस संधावलिया आ गए। अब उसके बाद देखते हैं कौन आएंगे। उसके बाद हैं हमारे जस्टिस अनु शिव रमन, इनकी एक टीम गठित की गई इनके अगेंस्ट में। फिर उसके बाद धीरे धीरे यह केस आगे बढ़ता रहा और 3 मई को इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वह सबमिट करी। 3 मई को यह समिति थी, उसने क्या किया, रिपोर्ट को कर दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद यह केस और आगे बढ़ता है। 9 मई को इनको जवाब दिया जाता है। धीरे धीरे यह केस चलता रहा। अच्छा देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, महाभियोग क्या होता है। ठीक है, एक न्यायमूर्ति का
मतलब जस्टिस का महाभियोग क्या होता है? तो इसके लिए संविधान का कौन सा आर्टिकल लगता है? आर्टिकल 24, 124 ए और आर्टिकल, सबसे पहले इधर लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे आर्टिकल 124(4) और 124(5) और आर्टिकल 217 और साथ ही साथ में 218, इन सब के तहत इम्पीचमेंट किया जाता है। ठीक है, और इम्पीचमेंट का मतलब ये हो गया कि अपने पद से निकालना। इम्पीचमेंट शब्द मेरे हिसाब से गलत शब्द रहेगा, रिमूवल ऑफ जस्टिस बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं हमसे क्या कहता है। अब देखिए, जो हॉट टॉपिक्स थे उनको हम एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ जुडिशियल वेलफेयर इज़ ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जुलाई 26, ऑप्शन बी जुलाई 28, ऑप्शन सी जुलाई 14, ऑप्शन डी जुलाई 10। तो यह कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 26 जुलाई को यह मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है? देखिए, 2024 को इसकी घोषणा की गई। कब की गई? 2024 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, तब से यह मनाया जाता है। किसकी वजह से? यूएनओ की वजह से। यूएनओ ने इसकी घोषणा की 4 मार्च 2025 को, एक संकल्प पारित किया जिससे हम जुडिशियल वेलफेयर डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएनओ ने इसको 2024 में घोषित किया था और 4 मार्च 2025 को इस संकल्प को पारित किया और 26 जुलाई को इस दिवस को मनाया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? हु वन द फर्स्ट जूनियर स्क्वैश मेडल? 15 वर्षों में भारत के लिए पहला विश्व जूनियर स्क्वैश पदक किसने जीता? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सौरभ घोषाल, ऑप्शन बी अनहत सिंह, ऑप्शन सी दीपिका पल्लिकल, ऑप्शन डी जोशना करियप्पा चिनप्पा। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे अनहत सिंह जी। अनहत सिंह जी ने अभी 15 वर्षों के बाद, 15 ईयर्स के बाद भारत के लिए स्क्वैश में जूनियर लेवल पे कोई मेडल जीता है। ठीक है, और यह कौन सा पदक है? यह ध्यान रखिएगा, तो यह पदक है कांस्य पदक जीते हैं, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं या पिछले 15 वर्षों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या कहता है। France will formally recognize Palestine as a state at the United Nations General Assembly in which month? फ्रांस किस महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता देगा? तो यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि G20 देशों से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें फ्रांस भी आता है। तो उन्होंने पूछा है कि किस मंथ में फिलिस्तीन को एक रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक औपचारिक देश के रूप में। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी सितंबर और ऑप्शन डी नवंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सितंबर महीने में फिलिस्तीन को फ्रांस क्या देगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक देश के रूप में इसको औपचारिक मान्यता प्रदान करेगा। ठीक है, कौन देश करेगा? फ्रांस करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या कहता है। वेयर वाज द मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 होस्टेड? तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि
प्रश्न हमसे कह रहा है कि मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यह पूछते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली को। नई दिल्ली में मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 हुई। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, हु वाज हॉनर्ड विद द जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर के शिवान, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर वी नारायणन। अच्छा, आप सभी को पता होगा इस महान हस्ती के बारे में कौन है। तो यह चेयरमैन है, ये हैं चेयरमैन, ये चेयरमैन हैं किसके, इसरो के, ये इसरो के चेयरमैन हैं। इनको अभी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रूप में भी जाना जाता है और इनको हाल ही में जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 में दिया गया। तो भैया आज के सेशन में इतना ही। मैं आशा करूँगा आपको सेशन थोड़ा बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हाँ आपके साथ मिलते हैं एक नई धमाकेदार बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर की क्लास के साथ। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना बेहतर करते आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।